हम बच्चों अपने करते हैं रेस्पिरेशन का पार्ट नंबर 5। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर है मेरे, अगर आपको टॉपिक से कोई संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर के यानी रेस्पिरेशन के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखकर क्या करना है, रेस्पिरेशन, आपको रेस्पिरेशन लिखना है, ठीक, और इन नंबरों पर मैसेज कर देना है, आपको इस रेस्पिरेशन के नोट्स मिल जाएंगे। तो इन पर तो मैसेज करना है, और कोई टॉपिक से संबंधित आपको डिस्कस करनी है या कोई समस्या है तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। देखिए पिछली क्लास में अपनों ने ग्लाइकोलाइसिस कर लिया था, पिछली क्लास में ग्लाइकोलाइसिस अपनों ने पढ़ लिया था। अब अपने बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का सार, यानी जो भी अपनों ने किया था ना उसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो अपने एक बार दोबारा देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का सार, ग्लाइकोलाइसिस का सार, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 3 कार्बन युक्त पार्विक अम्ल के कितने अणु बनते हैं अभी, 2। देखिए दोबारा देखिए कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक यौगिक है, 6 कार्बन युक्त है, ग्लूकोज के एक अणु का विखंडन होगा ग्लाइकोलाइसिस में, और पार्विक अम्ल के कितने अणु बनेंगे, 2 बनेंगे। और पार्विक अम्ल कितने कार्बन युक्त कंपाउंड है, 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पहली बात ये होगी, ठीक। अब एक बात हो रहा है कि सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण, वो क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फॉस्फोरिलेशन क्या है। हिंदी में कहते हैं फॉस्फोरिलीकरण। देखिए बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है, किसी भी अणु के साथ, किसी भी यौगिक के साथ जब क्या जुड़े, फॉस्फेट जुड़े, तो उसको अपने कहते हैं फॉस्फोरिलीकरण, ठीक, फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलेशन यानी फॉस्फोरिलीकरण का मतलब हो गया क्या जुड़े, किसी भी यौगिक के साथ, किसी भी अणु के साथ क्या जुड़े, फॉस्फेट जुड़े, तो उसे कहते हैं अपने फॉस्फोरिलीकरण। यहां पर क्या मतलब है फॉस्फोरिलीकरण का, एक्चुअली मतलब तो यही है, लेकिन अपने जो चैप्टर करें रेस्पिरेशन, यहां पर इस फॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब है, तो वो देखिए यहां पर मतलब होगा एटीपी का निर्माण, एटीपी का निर्माण। क्योंकि एटीपी का निर्माण कैसे होगा, एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ एक फॉस्फेट और जुड़ेगा, एक फॉस्फेट और जुड़ेगा तो 3 फॉस्फेट हो जाएंगे। ये तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी यहाँ पर तो 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट और जुड़ा, क्या बना, एटीपी, ठीक। तो एटीपी का निर्माण फॉस्फोरिलेशन कहलाएगा, ठीक, अपने जो चैप्टर कर रहे हैं उस संदर्भ में। अब देखिए कि एटीपी का निर्माण 2 तरीकों से होता है,
हमारी बॉडी में एटीपी का निर्माण दो तरीकों से होता है, यानी फॉस्फोरिलीकरण दो तरीकों से होता है। पहला तो ये लिख दिया मैंने, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण, ठीक। दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण, ये इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या ATS। ATS देखिए, आपने ग्लाइकोलाइसिस किया था तब आपने दो जगह एटीपी बनाई थी, ठीक। समीकरण देखिए, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये किस में कन्वर्ट हुआ था अभी? ये कन्वर्ट हुआ था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, प्लस एटीपी, यहां सॉरी एडीपी भी है, एडीपी, और ये किस में कन्वर्ट हुआ? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल प्लस एडीपी, तो ये तो कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में, और एडीपी किस में कन्वर्ट होगी? एटीपी में, यानी यहां पर भी तो एटीपी बन रही है ना, ठीक। ये जो एटीपी बनी है ना, ये कौन सा प्रकार है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है ये, ठीक। यानी ये अपना कौन है? कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी बायोकेमिकल या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें सबस्ट्रेट होता है भी, ये भी सबस्ट्रेट है और ये भी सबस्ट्रेट है, यानी क्रियाधार है, ये भी क्रियाकारक या क्रियाधार, ठीक। ये भी सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, दोनों की रिएक्शन हो रही है, ठीक। तो क्या बन रही है? एटीपी, यानी ये दोनों सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एटीपी बन रही है। तो ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण। एक आगे पर देखेंगे, जब अपने एटीएस पढ़ेंगे ना तो वहां पर भी एटीपी बनती है, ठीक। तो वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या ATS। तो ये दो तरह का फॉस्फोरिलीकरण हो गया अभी, सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या ATS। ये सबस्ट्रेट लेवल है, ठीक, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वो आपने आगे देखेंगे ATS जब अपने पढ़ेंगे कि वहां पर किस प्रकार एटीपी बनती है। तो यहां पर देखिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण ग्लाइकोलाइसिस में 2 बार हुआ है, और टोटल एटीपी कितनी बनी है? 4 एटीपी। कितनी बनी है? 4 एटीपी। मैंने आपको कल भी बताया था, एक तो ये हो गया, एक तो यहां पर बनी है, क्योंकि इनके 2 अणु थे, इनके 2 अणु थे, तो एटीपी में कितने अणु बने? 2। इसी प्रकार आगे जो लास्ट रिएक्शन थी कि 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, वो किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में, और वहां पर भी एटीपी बनी है, वहां पर भी 2 एटीपी बनी है, तो टोटल एटीपी कितनी होगी? 4, ठीक। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण से कितनी एटीपी बनेगी? 4 बनती है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि शुरू में 2 एटीपी कंज्यूम हो गई थी, 2 एटीपी खर्च हुई थी शुरू में, तो शुद्ध लाभ कितना बचेगा? 4 - 2 बराबर 2 एटीपी। ये नेट प्रोडक्शन है अभी, ये क्या है? नेट प्रोडक्शन, शुद्ध लाभ 2 एटीपी। अब आगे देखिए, आपसे पूछ ले कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार ऑक्सीकरण होता है, तो एक ही बार होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में एक ही बार ऑक्सीकरण हुआ है, और किस रिएक्शन में हुआ है? जहां पर अपनों ने ये किया ना, NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया? NADH+H पॉजिटिव। ग्लाइकोलाइसिस में एक रिएक्शन ऐसी आई है जहां पर अपनों ने इसे मेंशन किया है, तो वहां पर ऑक्सीकरण हुआ है, तो ऐसा एक ही बार हुआ है, ठीक। अब देखिए, ये जो NADH+H पॉजिटिव है, NADH+H पॉजिटिव, ये तो देखिए ये कोएंजाइम है,
और ये इस कोएंजाइम की ऑक्सीकृत रूप है, ऑक्सीकृत फॉर्म है। ये जो रूप है ना, ये ऑक्सीकृत है कोएंजाइम का, और ये अपचयित रूप है। तो ये तो हो गया ऑक्सीकृत रूप, और ये हो गया अपचयित रूप कोएंजाइम का। इसको अपने हाइड्रोजन ग्राही भी कहते हैं इसको। अब देखिए, जब दोबारा ग्लाइकोलाइसिस चलेगा तो अपने को कौन सा रूप चाहिए? ऑक्सीकृत रूप चाहिए, ताकि इसका दोबारा अपचयन हो और ये बने NADH+H पॉजिटिव। ठीक, तो अब जो अपने पास अपचयित रूप है, इसका ऑक्सीकरण जरूरी है, ताकि अपने को क्या मिले? ये मिल जाए NAD पॉजिटिव। ठीक, अब ये तो कोएंजाइम का अपचयित रूप है, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या चाहिए अपने को? हर बार ऑक्सीकृत रूप। तो इस अपचयित रूप का ऑक्सीकरण होता है भी। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण किसके माध्यम से होगा? ETS के माध्यम से। और ये अपचयित रूप है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीकृत रूप में, जो दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में काम आएगा। ठीक, तो अपचयित कोएंजाइम जो है, ठीक, आपने आगे देखेंगे कि FAD भी एक कोएंजाइम है, ये ऑक्सीकृत रूप है, और इसका ये अपचयित रूप है FADH2। तो जो अपचयित कोएंजाइम है ना, उनका एक अन्य तंत्र के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ताकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर में इन कोएंजाइमों के जो ऑक्सीकृत रूप है वो उपलब्ध रहे। और इन अपचयित कोएंजाइमों का ऑक्सीकरण जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे कहते हैं अपने ATS। और यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में ATP बनती है, वो अपने आगे डिटेल में देखेंगे। अब आगे देखिए कि मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा ये अपचयित जो कोएंजाइम है ना, इसका ऑक्सीकरण होगा ATS के द्वारा, और ये ऑक्सीकृत रूप में आ जाएगा। तो एक अणु, यानी इसका एक अणु NADH+H पॉजिटिव का एक अणु ATS में एंटर करता है, और अगर उसका ऑक्सीकरण होता है तो 3 ATP बनती है। वे कितनी ATP? 3 ATP बनती है। और इसके एक अणु के ऑक्सीकरण से, अगर ऑक्सीकरण ATS के माध्यम से हो रहा है तो कितनी ATP बनती है? 2 ATP। ठीक, यानी NADH के ऑक्सीकरण से 3 ATP बनेगी एक अणु, और इसके एक अणु के ऑक्सीकरण से 2 ATP ETS के माध्यम से। क्यों बनती है वो अपने जब ETS करेंगे तभी देखेंगे। देखिए एक बात और कि ग्लाइकोलाइसिस में न तो कहीं पर ऑक्सीजन का उपयोग हुआ है, न तो कहीं पर ऑक्सीजन का उपयोग हुआ है, कोई भी रिएक्शन नहीं है जहां पर आपने ऑक्सीजन को दिखाया हो, और न ही CO2 निकली है, नहीं तो CO2 निकली है। ठीक, नहीं तो O2 का उपयोग हुआ है, नहीं CO2 निकली है। ये आप दोबारा समीकरण देखना तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जहां पर आपने O2 लिखा है, और कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जहां पर CO2 निकली है। यानी ग्लाइकोलाइसिस में O2 का उपयोग नहीं होता और CO2 निकलती भी नहीं है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपने O2 तो यूज किया है ग्लाइकोलाइसिस में, या कहीं पर भी आपने O2 मेंशन किया, ऐसा नहीं है, और कहीं पर भी CO2 नहीं निकली है। तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक, तो आपसे पूछ ले कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार विकार्बोक्सिलीकरण होता है? विकार्बोक्सिलीकरण यानी CO2 का निकलना तो 0 बार, क्योंकि ऐसा एक हुआ ही नहीं है एक बार भी। देखिए ग्लाइकोलाइसिस में कुछ मध्यवर्ती यौगिक भी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में कुछ मध्यवर्ती यौगिक भी बनते हैं, जैसे PGAL, जैसे PGAL जिसका पूरा नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक, कई बार यह ग्लिसरॉल के निर्माण में प्रयुक्त होता है भी। कई बार किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? ग्लिसरॉल के। ग्लाइकोलाइसिस में इसका क्या भविष्य है वो तो एक अलग बात है, लेकिन कई बार PGAL से क्या बन सकता है? ग्लिसरॉल। अगर बॉडी की डिमांड है ग्लिसरॉल तो ये बनेगा। PGAL से क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। इसी प्रकार
जो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है उससे कई अमीनो अम्ल बन सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन है, सेरीन है, सिस्टीन है, ठीक। तो जो PGA है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इससे कई तरह के अमीनो एसिड्स बन सकते हैं भी, कई तरह के अमीनो अम्ल बन सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन, सेरीन, सिस्टीन एटसेट्रा। तो ये अपना हो गया भविष्य, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस का सार हो गया। आगे करते हैं अपने पायरुविक अम्ल का भविष्य। देखिए ये ग्लूकोज है अपना, ठीक। आप यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, उससे आगे कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो किस में कन्वर्ट होंगे? ग्लूकोज में। थोड़ा सा ही लिख देता हूँ मैं। कार्बोहाइड्रेट्स, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं सबसे पहले किस में कन्वर्ट होंगे? ग्लूकोज में। और फिर आगे इस ग्लूकोज से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चलेगी। अब देखिए, चाहे ऑक्सीशोषण हो चाहे अनऑक्सीशोषण हो, जो पहला चरण है ना वो कॉमन है। यहां पर मैं जो बताऊंगा ना वो अनऑक्सीशोषण का बताऊंगा, अनऑक्सीशोषण यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और नीचे जो बताऊंगा ना वो किसका बताऊंगा? ऑक्सीशोषण का, ऑक्सीशोषण यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए अनऑक्सीशोषण की बात करें, अनऑक्सीशोषण में क्या होगा? तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बढ़ेगा अभी, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए अपना टॉपिक है पायरुविक अम्ल का भविष्य। पायरुविक अम्ल का भविष्य, और पायरुविक अम्ल का भविष्य किस पर डिपेंड है? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन है या नहीं है उस पर डिपेंड है पायरुविक अम्ल का भविष्य। तो बात कर रहे हैं अपने अनऑक्सीशोषण की, यानी एनारोबिक यानी ऑक्सीजन नहीं है। तो देखिए ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस और पायरुविक अम्ल बढ़ा। अब चूंकि अनऑक्सीशोषण है यानी ऑक्सीजन नहीं है, तो पायरुविक अम्ल जो है, पायरुविक एसिड जो है, उससे आगे कौन सी प्रक्रिया चलेगी? किण्वन। कौन सी प्रक्रिया चलेगी? किण्वन, फर्मेंटेशन। और क्या बनेगा? अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। तो ये कंप्लीट हो गया अनऑक्सीशोषण। यानी यहाँ पर अनऑक्सीशोषण में 2 चरण आए हैं, ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन। ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुविक अम्ल बनेगा। और अनऑक्सीशोषण है या ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो कौन सा शोषण होगा? अनऑक्सीशोषण होगा। तब पायरुविक अम्ल का क्या होगा कि पायरुविक अम्ल से आगे कौन सी प्रक्रिया चलेगी? किण्वन, फर्मेंटेशन, जिसमें पायरुविक अम्ल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल में। अब बात करते हैं अपने ऑक्सीशोषण की, नीचे की तरफ है। देखिए पहला चरण तो सेम ही है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ठीक सेम ही है, वही पायरुविक अम्ल बनेगा, पायरुविक एसिड। चूंकि ऑक्सीशोषण है यानी ऑक्सीजन उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है तो क्या होगा? ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक
एसिड ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करेगा भी, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पायरोकमल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स चक्कर में। और साथ क्या चलेगा? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ठीक, या आप कह सकते हो कि एसिटाइल कोएंजाइम में आगे जाकर क्रेब्स चक्कर में और उसके बाद ETS। ठीक, ये आगे मुख्य चरण है अपने। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्कर में प्रवेश करेगा, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए का आगे ऑक्सीकरण होगा किस चक्र के द्वारा? क्रेब्स चक्र के द्वारा। और उसके बाद अपने क्या देखेंगे? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो ये हो गया अपना ऑक्सीसोशन है। तो ऑक्सीसोशन में जो मेन स्टेप्स है वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन। तो देखिए अपने बात करेंगे सबसे पहले किण्वन की, क्योंकि ये थोड़ा छोटा टॉपिक है किण्वन। ये आगे काफ़ी लंबे चौड़े एसिटाइल, ये क्रेब्स साइकिल और ये ETS थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी है, तो इनको अपने बाद में देखेंगे। अपने पहले बात करेंगे कि पायरोकमल का भविष्य क्या होगा जब ऑक्सीजन अनुपस्थित है। तो जब ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो पायरोकमल का भविष्य क्या है कि पायरोकमल किस में एंटर करेगा? किण्वन में। तो अपने पहले ये देखेंगे, उसके बाद में ये करेंगे। तो बाकी जब करें ये पार्ट आज अपने 5 कर रहे हैं, और जो किण्वन है ना वो अपने करेंगे पार्ट 6 में, जो अपने कल करेंगे। ठीक, तो कल करेंगे किण्वन भी। आज के लिए इतना ही है।